गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुप्रभातम सर। सुप्रभात, सुप्रभात। हाँ भाई गुड बच्चों, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरू करें? वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट today's topic, secondary education commission, or we can say this commission as Mudaliar commission, because the chairman of this commission was Dr. Lakshman Swami Mudaliar, or he established of this commission in 23rd of September 1952. तो हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे माध्यमिक शिक्षा आयोग को लेकर के। मैं एक बार इसको समराइज करता हूं जो कल डिस्कशन हम सबका हुआ था, फिर उससे आगे जो आज की बात रह गई है फिर उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि 1952-53 के लिए जब हमारा आयोग का गठन हुआ, मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ। इनका उद्देश्य ये था कि जो हमारा करिकुलम है उसमें वैरायटीज को कंक्लूड करना और एक बीच का रास्ता निकाल करके 3 स्टेजेस करिकुलम की शुरुआत करनी। पाठ्यक्रम को 3 स्तर में शुरुआत करने की बात इन्होंने कही। प्राइमरी शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि 4 से 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा हो। सेकेंडरी शिक्षा को 2 भागों में विभाजित कर दिया इन्होंने, और MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अपनाने की बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाए, यानी कि जो ग्रेड सिस्टम है इसकी भी वकालत इन्होंने की। उच्च शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा दो चीजें यहां पर हैं, उच्च तथा उच्चतर, दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं। ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा सभी को? देखो, 2 शब्द यहां पर आए हैं, एक है उच्च और दूसरा है उच्चतर। उच्च और उच्चतर। अरे नहीं, यूजी और पीजी नहीं है, उच्च और उच्चतर। आपने देखा होगा कि जो हमारे विद्यालय होते हैं प्राइमरी के, उनको हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय कहते हैं नहीं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, यानी कि जो सीनियर बेसिक हमारे स्कूल होते हैं, जो वो होते हैं, उन्हें पूर्व माध्यमिक विद्यालय के नाम से हम जानते हैं। और दूसरा आपका होता है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यानी कि हायर सेकेंडरी। एक तो हमारे वो विद्यालय हो गए जिनमें हम 8th तक की क्लासेस चलाते हैं, दूसरे हमारे वो विद्यालय हो गए हैं जिनमें हम 9, 10, 11, 12 चलाते हैं। जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं वो हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, और जो हमारे 6 to 8 तक की क्लासेज हमारी चलते हैं वो हमारे पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं। दोनों में ये अंतर है। इनमें अलग अलग तरह से डिवाइडेशन की बात इस आयोग ने कही, और भारत को तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति से जो आयोग था वो परिचित हुआ कि किस तरह की जो स्थिति है देश में इस समय माध्यमिक शिक्षा की है, और इन्होंने बेसिक शिक्षा और पूर्व माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, इन सबको लेकर के जो था इस आयोग ने अपना कार्य किया। स्वतंत्र होने के बाद में भारतीयों के हृदय में देश के प्रति उत्साह था, और स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने देश के ऑलराउंड डेवलपमेंट को लेकर के उनके मन में बहुत सारे स्वप्न थे। अब उन्हें साकार करने के लिए उनका अवसर मिला, और शिक्षा को उस समय में उन्होंने, उस समय के आज भी प्रगति का माध्यम माना जाता है। स्वाभाविक है कि उस पर उचित ध्यान दिया जाना आवश्यक था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का गठन नहीं किया गया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा
के क्षेत्र में एक आयोग के गठन की आवश्यकता है। तो उस समय में उन्होंने इस आयोग के गठन की जो थी उन्होंने बात कही। अब इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने 10+2 शिक्षा पद्धति पर भी उस समय बल दिया और बात ये भी कही कि माध्यमिक स्तर तक जो है वो मातृभाषा के माध्यम से कार्य किया जाना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाना चाहिए, इसमें कम से कम 30% निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्र जो हैं वे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सके। माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समांतर पर बल दिया जाए और अधिक से अधिक छात्रों को जो है वो छात्रवृत्ति देने की जो है वो बात उसमें की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के जो पिछड़े वर्ग के जो शोषित समाज है हमारा, उनके लिए विशेष कार्यक्रम के आयोजन किए जाने चाहिए। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे समाज के बीच में हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए और अगले 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा की संख्या को नियमित किया जाए। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की जानी चाहिए और प्रत्येक जिले में जो वहां के अधिकारी हैं उनको लक्ष्य दिया जाए कि 10 वर्षों के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण अंचल हैं, जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा सुलभ कराई जाए। माध्यमिक विद्यालयों के लिए योग्य छात्रों को चुना जाए। स्कूलों में विज्ञान शिक्षा जो है उसको सुदृढ़ किया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक बनाए जाने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा विशेष अनुदान दिए जाए। विशेषकर माध्यमिक स्तर पर जो हमारी बालिकाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके भविष्य को देखते हुए सुदृढ़ कदम सरकारों के द्वारा उठाए जाए और जहां जिन स्थानों पर अलग विद्यालयों की मांग हो, उन स्थानों पर लड़कियों के लिए विशेष प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की जाए और व्यावसायिक शिक्षा के योगदान पर विशेष ध्यान दिया जाए। देश में बढ़ते हुए पढ़े लिखे बेरोजगारों की क्षमताओं को घटाने, उनकी क्षमता तथा योग्यता का उचित उपयोग करने का जो मार्ग है वो व्यवसायीकरण है और व्यवसायीकरण पर जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस तरह से जो हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग है, ये मुख्य रूप से उसका जो ये सार रहा है। अब कल मैंने आप लोगों से काफी डिस्कशन किया था इसके आयोग के बारे में लेकर के, और लैंग्वेज के बारे में मैं आप लोगों को कल बता रहा था कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने पर बल दिया। इसके साथ साथ जो स्टेट की लैंग्वेज है, प्रादेशिक भाषा है, उसके लिए भी आयोग ने सुझाव दिया। और जो हमारा मिडिल स्तर है, यानी कि कक्षा 10 के स्तर तक कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, जिसमें अंग्रेजी को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, जिसमें एक भाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। अब बात आती है पाठ्यक्रम की, करिकुलम। आयोग ने जूनियर हाई स्कूल स्तर पर भाषाएं में आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, कला, संगीत, शिल्प और शारीरिक शिक्षा। और कक्षा 10 के स्तर पर आंतरिक और वैकल्पिक विषय की बात इन्होंने की है। जो आंतरिक विषय हैं वो अनिवार्य होंगे, जो वैकल्पिक विषय हैं वो 7 समूह में होंगे, जिसमें से एक विषय का चयन जो छात्रों को करना होगा। जो आपके आंतरिक विषय होंगे उनमें मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, हिंदी, प्रारंभिक अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, गणित, सामान्य विज्ञान। वैकल्पिक विषय मानव विज्ञान, विज्ञान, प्राविधिक कला, वाणिज्य, कृषि,
ललित कलाएं और गृह विज्ञान, इन सारे विषयों का जो समावेश है वो क्लास 10th स्टैंडर्ड पर पाठ्यक्रम में किया जाएगा। अब आता है टेक्स्ट बुक्स, पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों के स्तर को सुधारने के लिए आयोग ने कहा इसके लिए प्रदेश के स्तर पर प्रकाशन का गठन किया जाएगा। पाठ्य पुस्तकों में जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप लोग देखते हैं जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल खुले हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में, यानी जो शिक्षा की दुकानें हैं, इनमें प्रत्येक वर्ष सिलेबस बदलने की, करिकुलम बदलने की होड़ लगी रहती है। 2 चैप्टर हटा दिए, 3 चैप्टर नए जोड़ दिए, नया करिकुलम बना दिया, बाकी चैप्टर वही रहे। और पिछली साल जिस किताब का मूल्य 60 रुपये था बढ़ा करके 110 रुपये कर दिया गया। जो इस तरह के साथ में गार्जियंस के साथ में जो लूट खसोट का काम है, ये प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं वो करते हैं, और इससे एक गुणवत्तापरक शिक्षण जो है वो नहीं हो पाता है। मान लिया आप 3 साल में बदलें, आप 5 साल में बदलें, लेकिन प्रत्येक वर्ष करिकुलम बदलने की जो परिपाटी है वो बेहद खतरनाक है और बेकार है। जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं आप उनको लगाइए कोर्स में। जब जब एनसीईआरटी परिवर्तन करते तब तब आप उन परिवर्तन करिए। 3 से 5 साल के बीच में एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत उसे करिकुलम में चेंज ला देती है, तो उन चीजों का आप करिकुलम में समावेश करिए। तो आयोग ने कहा कि जल्दी जल्दी पुस्तकों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं होगा। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स, आयोग ने कहा कि जो शिक्षण विधियां हैं उनका उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए, यानी नॉट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज बट आल्सो प्रैक्टिकल नॉलेज। तो उन्होंने कहा कि केवल भौतिक ज्ञान या सामान्य ज्ञान प्राप्त करना शिक्षण विधियों के माध्यम से वो नहीं होना चाहिए, बल्कि मूल्यों की दृष्टि से जो कार्य, आदतों का विकास करना है वो भी होना चाहिए। शिक्षण की वास्तविक परिस्थितियों को देख करके बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए, और जो हमारे स्कूल्स हैं प्रत्येक स्कूल में पुस्तकालयों का निर्माण करना चाहिए। परीक्षाएं और मूल्यांकन, एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, वर्तमान परिस्थितियों की आलोचना करते हुए उसमें परिवर्तन के सुझाव जो था वो आयोग ने दिए। परीक्षा प्रश्न पत्रों में परिवर्तन के लिए भी आयोग ने कहा कि प्रश्न पत्रों को श्रेष्ठता और ज्ञान के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। अभी मैं आपसे एक बताता हूं कि एक यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया था 4-5 वर्ष। तो होता क्या है कि जो अच्छे स्तर के संस्थान होते हैं वहां पर एक कमेटी होती है, एग्जामिनेशन कमेटी। जो एग्जामिनेशन कमेटी है वो जितने भी वहां पर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो उनके पेपर्स देखती है, यानी कि टीचर ने जो एग्जामिनेशन का पेपर बनाया है उसका जो क्वेश्चन है उसका क्या स्तर है, वास्तव में जो करिकुलम, जो कंटेंट उसने क्लासरूम में पूरा किया है बच्चों के कोर्स में, उसने उससे प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में उसने कई क्वेश्चन पूछ लिए। आमतौर पर जो प्रश्न पत्र है उसमें हम देखते हैं, मान लिया किसी ने पूछा, मैं यहीं से क्वेश्चन बताता हूं आपको, जो हम मुदालियार आयोग शुरू कर रहे हैं इसमें से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मुदालियार आयोग से आप क्या समझते हैं, मुदालियार आयोग को परिभाषित कीजिए तथा इसके सुझावों की विवेचना कीजिए। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरा जोड़ देंगे। इसके मूल्यांकन करते हुए इसके गुण दोषों की विवेचना भी कीजिए। यानी कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन टीचर्स ने पूछ लिए।
दैट इज नॉट ए गुड मैनर ऑफ क्वेश्चनिंग। ये क्वेश्चन पूछने का एक अच्छा तरीका नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यदि हमें मुदालियर आयोग का सारा विवेचना करवानी है तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, मुदालियर आयोग का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसका क्या होगा कि इसमें यह है कि पूरा मुदालियर आयोग पूछा है। दूसरा इस तरीके से भी हम पूछ सकते हैं, मुदालियर आयोग से आप क्या समझते हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। ये एक ही क्वेश्चन हुआ उन 3 क्वेश्चन की जगह। तो जो क्वेश्चनिंग लेवल है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, क्वेश्चन किस तरह से पूछना चाहिए, क्वेश्चन पूछने लायक है कि नहीं है, क्वेश्चन आपके करिकुलम कंटेंट से रिलेशनशिप रखता है कि नहीं रखता है, और आपका जो प्रोग्राम आउटकम्स है या कोर्स आउटकम्स है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति करता है, ये सारी चीजें जो है एग्जामिनेशन कमेटी के देखने के कार्य होते हैं। तो आयोग ने कहा कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली यानी उस समय जो चल रही थी उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। प्रश्न पत्रों में परिवर्तन के लिए आयोग ने कहा कि प्रश्न पत्रों को श्रेष्ठता और ज्ञान के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। बात आती है रिलीजियस एजुकेशन की। आयोग ने कहा कि विद्यालयों में नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी यदि बच्चों का हमें नैतिक और चारित्रिक विकास करना है तो उन्हें हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी होगी। उनको हमें नैतिकता पूर्ण बातें बतानी होंगी बच्चों को, और उनको जो हमारे राष्ट्र के निर्माता रहे हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन से संबंधित जो प्रेरणादायी बातें हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बतानी होंगी। उसके लिए हमें किसी धर्म विशेष की जो शिक्षा है वो उसमें नहीं देनी होगी। यानी ओवरऑल जो ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर फॉर्मुलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोरल फॉर्मुलेशन, इन बेसिकली 2 चीजों को आधार बना करके हमें अपना धार्मिक शिक्षा की जो बात है चरित्र निर्माण, नैतिक निर्माण के आधार पर कक्षा में की जानी चाहिए। अध्यापक और उनका प्रशिक्षण, टीचर्स एंड देयर ट्रेनिंग। पूरे देश में नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो एक समान होनी चाहिए। यानी कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो ना होकर के राज्यों के नियुक्ति की जो प्रक्रिया है पूरे देश में उसका जो सिस्टम है वो एक समान होना चाहिए। अध्यापकों को जो सैलरी है वो उचित वेतनमान दिया जाना चाहिए। इसके लिए समिति बना करके ये निर्धारण किया जाना चाहिए कि जो पे बैंड है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है हमारा, वो किस प्रकार से होगा। इन सारी चीजों को लेकर के पहले से ही ये सारा निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। गुणात्मक शिक्षण कैसे है उसके लिए प्रयास होने चाहिए, और प्रशिक्षण काल में अध्यापकों को पूरे वेतन और अवकाश दिया जाना चाहिए। यानी आपने जो टीचर्स सरकार ने जो अपॉइंट किए हैं उन टीचर्स को अपॉइंट करने के बाद जो आप किसी प्रकार का विशेष प्रशिक्षण उनको दिलवा रहे हैं, उस विशेष प्रशिक्षण को देने के लिए उन अध्यापकों को आपको वेतन के साथ अवकाश दिया जाना चाहिए। यानी हायर लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पर टीचर्स में जो क्वालिटेटिव अमेंडमेंट आप चाहते हैं, जो क्वालिटेटिव चेंजेस आप चाहते हैं, जिनकी ट्रेनिंग के लिए आप व्यवस्था करते हैं, तो उन ट्रेनिंग पीरियड में टीचर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको उनकी जो लीव देनी है विद पे लीव की व्यवस्था आपको बनाई जानी चाहिए। अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की।
प्रशासन और प्रबंधन कैसा हो, संगठन हमारा कैसा हो माध्यमिक स्तर को लेकर के। आयोग ने प्रत्येक राज्य में ऐसा माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाने का सुझाव दिया जिसमें 25 से अधिक सदस्य ना हो। एक डायरेक्टर हो, वो उसका अध्यक्ष हो, परिषद की एक उप समिति हो जो परीक्षा आयोजित कराए, और आयोग ने राज्य परिषदों का गठन भी करने का सुझाव दिया। यानी कि एक तो जो है निदेशक होगा हमारा, जैसे निदेशक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, उसके बाद में उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी, एक परीक्षा समिति होगी जो परीक्षा कराएगी, और उसके अलावा जिले में एक जिला विद्यालय निरीक्षक होगा। सर मुझे बस ये बता दीजिए, ये कौन सा वर्ड है? ये है या क्या है, क्या है ये सब, क्या है ये वर्ड जानना, ये गद्दार चलती होता है या पद्देदार दाचरती होता है? संस्कृत का वर्ड है शायद। ये अभी लिखे ऐसी रखा है, वैसे तो पद क्या लिखा है, दाचरती होता है। चरेवेती चरेवेती चलते चलते। चलते रहो। अब इन्होंने पता नहीं बनाया किस हिसाब से, मैं इसमें एक मिनट में बताता हूँ आपको, जरा पांचवा बात बता दूं। ठीक है। क्या है, यद्दा चरती, चरती है चरती है, चलती पद्देदार चलती है या यद्देदार चलती? अभी बता रहा हूँ मैं, क्लास लेते बस। ठीक है, तो इसके ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं कह रहा था आपसे कि वो स्टेट लेवल के लिए फिर आपका जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन में एक जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक होगा। जो जिला विद्यालय निरीक्षक है वो जिले के आने वाली जो सारे विद्यालय हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह की कार्यप्रणाली विद्यालयों की है, इन सारी चीजों को लेकर के वो कार्य करेगा। अब बात ये आती है कि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में मुदालियर आयोग ने, ऐसा प्रतीत हमें होता है कि इन्होंने वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से इसमें काम किया है। शिक्षा के विषय में इनके जो परिणाम आए हैं वो सुदूरगामी परिणाम आए हैं, एक लॉन्ग टर्म के इनके परिणाम आए हैं, और इसको शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए व्यवसायिक धार्मिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, कृषि शिक्षा की इन्होंने बात की, व्यवसायिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, धार्मिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, और कृषि शिक्षा को विशेष रूप से उन्नत करने के जो प्रयास हैं इस आयोग के द्वारा किए गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा आयोग है इसने शिक्षा के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से कार्य यहां पर किए। जिस तरह से हम कई सौ वर्षों तक ठगे जाते रहे, शिक्षा के क्षेत्र में लोग हमारा मूर्ख बनाते रहे, और यहां से संपदा को, यहां से पैसों को लूट करके अपने देश में लेकर के जाते रहे, तो एक सारी चीजें अपनी देने के बाद 1952-53 में आयोग ने माध्यमिक स्तर पर अपने देश की शिक्षा की रीढ़ को, देश की शिक्षा की नींव को आगे खड़ा करने का प्रयास किया। भारत वर्ष को एक कृषि प्रधान देश होने के नाते ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कृषि शिक्षा अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया। पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए आयोग ने क्रांतिकारी कदम उठाए, और साथ ही ये भी एक आयोग का क्रांतिकारी कदम है कि जो पाठ्यक्रम है वो जल्दी जल्दी या प्रत्येक वर्ष नहीं चल पाएगा। जब लगेगा 5-7 साल के बाद में कि कुछ अमेंडमेंट करिकुलम में, सिलेबस में हमें करना चाहिए, तब उस अमेंडमेंट को इसमें किया जाएगा।
अध्यापकों के विकास के लिए वेतन की बात इन्होंने की कि जो वेतन है अध्यापकों के विकास के लिए इन्होंने वेतन की बात की कि शिक्षक का वेतन ठीक होना चाहिए, उसको अवकाश भत्ते उसके साथ में दिए जाने चाहिए। जब वो किसी तरह से बाहर किसी प्रशिक्षण के लिए जाता है तो उसको वो सारी जो सुविधाएं हैं वो शिक्षक को दी जानी चाहिए। सर, हाँ जी, हेलो, इसमें आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, की स्थिति में सुधार के लिए आपकी एक आवाज साफ नहीं आ ये रही है आया है कि आपकी। टीन फंड की सुविधाएं दी जाए। ये क्या होती है? हाँ जी सर। दोबारा बोलिए, सर, आवाज साफ नहीं आ रही है मुझे आपकी। सर हम ये कह रहे थे, आपने अभी जो अध्यापक की स्थिति में सुधार के लिए हम्म। बताया, तो हाँ, इसमें एक वर्ड आया है प्रोविडेंट की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये क्या होता प्रोविडेंट फंड जो होता है वो पीएफ होता है, भविष्य निधि। पहले जो था, पहले जो टीचर्स नियुक्त किए जाते थे उनको पीएफ नहीं मिलता था। अब आप देखते हैं कोई कहता है रिटायर हो गया है कि मुझे 20 लाख मिले हैं, 15 लाख मिले, 10 लाख मिले, कहते हैं नहीं टीचर्स। आवाज आ रही है हाँ मेरी जी आपको? सर। तो वो हाँ प्रोविडेंट जी फंड सर, है। आ रही है। प्रोविडेंट फंड वही है, पीएफ ही बोलते हैं उसको, भविष्य निधि बोलते हैं उसको, प्रोविडेंट फंड। तो जो एक सैलरी का कुछ परसेंट सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि जब शिक्षक सेवा निवृत्ति के बाद आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ देयर सर्विस वो अपने घर जाएंगे तो एक कुछ संसाधन के रूप में, कुछ पैसे के रूप में उनको एक जो निधि उसके कुछ उसमें उसकी काटी गई है, जो एम्प्लॉई है कुछ सरकार ने उसमें दी है, जो एक प्रोविडेंट फंड कलेक्ट हुआ है आफ्टर रिटायरमेंट देयर सर्विस, उसको दिया जाता है कि ये इतने लाख जो आपकी भविष्य निधि है, आप इसको अपने चाहे तो भविष्य के लिए बचा करके रखें। यानी कि उसको चेक दे देते तो उसके अकाउंट में आ जाता है चेक, वो फिर वो उसको चाहे खुद यूज करें चाहे बच्चों को तो चाहे कैसे करें, तो एक निधि जो है वो निर्धारित की जाती है, वो उसको हम प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ठीक है, ओके सर। तो इसको ये सारे सुझाव जो थे आयोग ने दिए थे, पाठ्यक्रम में इन्होंने करिकुलम में कहा कि जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और जो विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की बात है उनको दूर करने की बात इन्होंने कही कि बच्चों को नैतिक निर्माण की बात बच्चों को दी जाए, मोरल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए। जब हम छोटे छोटे थे, अब पता नहीं होती है कि नहीं होती है, उन दिनों में जो था नैतिक शिक्षा अनिवार्य होती थी पढ़ने के लिए। एक पतली सी किताब होती थी और उस किताब को पढ़ना अनिवार्य होता था। उसमें जो हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, अच्छी अच्छी महापुरुषों की कहानियां उसमें सिखाई जाती थी, और इस तरह से जो था वो उसमें होता था। विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता को दूर करने की जो बात है वो भी आयोग ने कही है। और अब इसके आलोचनात्मक दृष्टि से हम देखते हैं कि कौन कौन सी कमियां आयोग की रह गई हैं। आयोग ने कई बातें ऐसे कही हैं कि जो इनसे पहले के आयोग जो हैं, जो कमीशंस हैं, वो उन पर डिस्कस कर चुके हैं। आयोग ने सुझाव बहुत जल्दबाजी में दिए हैं, इसलिए जो समस्या है वो आज तक बनी हुई है। तीसरी बात, अध्यापकों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक दशा सुधारने की बात, ये नयापन नहीं है। इससे पहले भी जो हमारा राधाकृष्ण कमीशन रहा है, और उससे पहले आपका 1944 का जो वो है सार्जेंट कमीशन है वो रहा है, और हरटांग समिति रही है। इन सारे लोगों ने भी शिक्षक की जो आर्थिक दृष्टि से जो हालत है उसको सुधारने की बात की है। विद्यालयों में जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध समितियां हैं जो गड़बड़ करती हैं, उसके निराकरण को लेकर के, उसके सॉल्यूशन को लेकर के कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है। अभी पिछले 5-7 सालों में तो ये व्यवस्था में थोड़ा सा नियंत्रण हुआ है। बाकी हम देखते हैं कि जो हमारे एडेड स्कूल्स हैं उनसे रिलेटेड जो मैनेजमेंट रहता है वो भी खूब लूट खसोट करता है। जो क्लरिकल
अपॉइंटमेंट और चपरासी के जो अपॉइंटमेंट होते थे एडेड स्कूल्स में भी, वो भी कमेटी के हाथ में होते थे, मैनेजमेंट कमेटी के हाथ में होते थे। जो मैनेजमेंट कमेटी है वो उन सारी चीजों को पैसे लेकर के सिलेक्शन करने का काम करती थी। पिछले 5 से 7 सालों के अंदर इसमें परिवर्तन आया है और हमारे जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी इन सारी चीजों पर कि नियुक्ति का जो अधिकार है, जो सरकार के द्वारा विद्यालयों को सहायता प्रदान की जाती है, पैसे के द्वारा उनकी सैलरी दी जाती है, वहां पर नियुक्ति का जो अधिकार होगा वो सरकार के पास होगा। लेकिन अब भी लेकर के प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक के बीच को लेकर के जो हमारे माइनॉरिटीज के जो कॉलेज होते हैं, उनमें जो सरकार के थ्रू एड जो मिलती है, उनमें आज भी ये काम चला हुआ है। उत्तर प्रदेश को छोड़ करके, चाहे तो आप पंजाब की बात कर लीजिएगा, हरियाणा की बात कर लीजिएगा, राजस्थान की बात कर लीजिएगा, उत्तराखंड की बात कर लीजिएगा। अभी पिछले महीने उत्तराखंड में कई कॉलेजों में वैकेंसी निकली थी। मेरे कई दोस्त हैं, उन्होंने बड़े मोटी मोटी रकम दे करके मैनेजमेंट कोटे के थ्रू जो अपॉइंटमेंट लिया है। तो इन सारी चीजों को लेकर के भी यदि हम देखते हैं तो चाहे अब कितनी भी, उसके बाद तो हमारी बहुत सारी कमेटी बन ली। अभी लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी 2020 में गई, लेकिन उसमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है कि जो मैनेजमेंट हमारा लोकल स्तर पर एडीडी स्कूल्स में गड़बड़ करता है उन पर किसी तरह का कोई नियंत्रण लगाया जा सके। तो ये भी बात इसमें कही गई है कि विद्यालयों में जो प्रबंध समितियां जो गड़बड़ करती हैं, उनके निराकरण के संबंध में कोई सुझाव आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है। अब आपका जो है ये मुदालिर कमीशन आज कंप्लीट हुआ। कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट्स का? आज की बात यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। जी सर।